जी खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मुझे कहते हैं अमर नजीब सत्ती और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अमर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। ठंड पड़ गई आपको? हाँ बिल्कुल ठंड पड़ गई। मैं देख रहा था दोस्तों कि पिछले एक हफ्ते से ये नेट रन रेट निकाल रहे हैं, हम यूं कर लें, हम यूं कर लें, फलानी यूं कर ले, हम यूं जीत जाएं, फलानी यूं हार जाए और फलाना यूं जीत जाए, फलानों को मौत पड़ जाए, फलानी टीम जो है ना वो पहुंच ही ना सके, लेट हो जाए, उनको उनकी फूफी बुला ले वापस के जी आपने नहीं आना जी है। वो अल्लाह के बंदो, ऐसा नहीं होता क्रिकेट वर्ल्ड कप में, हर बार ऐसा नहीं होता ना। वो अल्लाह ताला जो है वो सबके हैं, वो सिर्फ हमारे तो नहीं है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि जो अच्छा ये जो कुदरत का निज़ाम होता है ना, ये दुआ जो होती है, ये दुनिया जो है ना ये आपकी मेहनत के ऊपर चलती है। यानी जो जितनी मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। आप देखें जिन टीमों ने मेहनत की हुई थी वर्ल्ड कप से पहले भी, जिनकी टीम ठीक थी, अब ये जो फॉर्मेट है ना नो टीमों वाला, ये जो नो मैचेस वाला, ये जब मैचेस आप ज्यादा खेलते हैं ना, नो मैच आपने खेलने, इसका मकसद ये होता है कि जो अच्छी टीम होगी वही आगे जाएगी, क्योंकि नो मैचेस में कंसिस्टेंट आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। ऐसा नहीं होता जो पहले वर्ल्ड कप के फॉर्मेट थे कि ठीक है जी 2 अच्छे मैच खेल लिए, 2 अच्छे मैच जीत के आप आगे पहुंच गए। इस फॉर्मेट में आपको लिटरली मेहनत करनी है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो ही आगे जाएगी, क्योंकि आपने कम से कम 9 में से 6 मैचेस में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, एटलीस्ट 6 मैचेस में या 5 से 6 मैचेस में। और जिन टीमों ने 2 या 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया वो स्ट्रगल कर रही है, वो बाहर हो गई हैं, और जिन्होंने ज्यादा में किया वो आपके सामने आगे हैं। तो बात ये होती है कि मेहनत के ऊपर चीज होती है। हर बार ये नहीं होती कि आप बस सिर्फ ठीक है दुआ में असर होता है, लेकिन दुआ के साथ मेहनत भी बहुत जरूरी होती है। अब वो कहते हैं ना, हीला आप करते हैं वसीला अल्लाह करता है। तो ये टोटली अल्लाह पे ही छोड़ देना कि अल्लाह ताला की जात सब कुछ करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस पे मैं वापस आऊंगा कि बारिश हो जाए, फलानी हो जाए, अल्लाह ने, मियां ने भी कहा ना, ठहर जाओ बच्चू, मेहनत तुम नहीं करते, तुम लोगों को मैं बताता हूं। सेम सिचुएशन 2019 के वर्ल्ड कप में थी। हम पहले बड़ी गंदी क्रिकेट खेल के मैचेस हारते रहे, फिर जब हमने थोड़ी सा सर उठाया, बेहतर खेलना शुरू किया, तो तब देर हो गई थी। फिर हम इफ्स एंड बट्स के, वो उससे जीत जाए, वो इससे हार जाए, और फिर हम नहीं जा सके। सेम इसी वर्ल्ड कप में हुआ। मतलब ये कि हमने कुछ नहीं सीखा है। मैं इसी बात के ऊपर मारिया, पहले मैच पे क्या कुछ हुआ है उस पर तो बाद में आऊंगा। छोटी सी आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, कैसा लगा आपको? सबसे पहले जब टॉस जो पहले कह रहे थे कि जी हम जी 400 मारो, 450 मारो, और ये आजकल तो 400-450 वीडियो गेम में बनाना मुश्किल है। आप लोगों ने क्या समझ लिया था? मतलब टॉस हारते साथ एक इंग्लैंड वन द टॉस सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, कैसा लगा? अच्छा, उसके बाद क्या है कि मेरे ना, मुझे मैसेजेस उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी लोग भेजते हैं ना ट्वीट्स रीट्वीट्स के लिए, तो कुछ लोगों ने ट्वीट्स भेजी हुई थी और मैं पढ़ रही थी, और उसमें आ रहा था कि बाबर और जो फखर है उनका डबल 100 लोडिंग। मैंने कहा ये 2 मिनट रह गए टॉस होने में, और 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि हम वर्ल्ड कप के अंदर हैं या हम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं हैं, हम इस रेस में ही नहीं हैं। तो 2 मिनट के बाद टॉस होता है, जब जैसे ही ग्रुप में मैसेज आता है इंग्लैंड वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और वहां पे पाकिस्तानियों की सारी कैलकुलेशंस, पाकिस्तानियों की सारी उम्मीदें वहीं की वहीं जो है वो धरी रह गई। और यही बात अमर, आपने जब कहा कि हम आज भी हम 2019 में खड़े हैं, तब भी हमारी टीम 5वें नंबर पर थी, तब भी हमारा रन रेट का मसला न्यूजीलैंड के साथ था, आज भी हमारा रन रेट का मसला न्यूजीलैंड के साथ ही है। और न्यूजीलैंड के बारे में मैं पढ़ रही थी उनके बारे में कि वो हमेशा जो स्टार्ट वाले मैच होते हैं, ये मैं और अमर पिट पिट के मर गए थे कि हमारी टीम ने शुरू वाले मैचेस भी ऐसे खेले हैं जैसे, मतलब ये नीदरलैंड के साथ ये नीदरलैंड्स के लेवल की टीम बन गए थे, ये श्रीलंका के सामने ये श्रीलंका के लेवल की टीम बन गए थे। इस तरह से हमारी टीम ने खेले हैं मैचेस। और न्यूजीलैंड के हवाले से जो मैं पढ़ी थी वो ये था कि वो हमेशा जब स्टार्ट होता है तो वो अपने जो रन रेट है उसको इतना ऊपर लेके स्टार्ट करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, ताकि आखिर में आके उनको रन रेट का मसला हो ही ना। और हमारी टीम माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह करती शुरू करती है। नीदरलैंड इस तरह के छोटे मैचेस में भी हम बड़ा क्लोज मार्जिन से जीते हैं, और उसका फिर नुकसान हमें आगे आके बड़े मैचेस में भी होता है। मुझे तो लगता है जो हमारी टीम की सूरत हाल है, ये नीदरलैंड्स के है, ये कैंडीलैंड से भी हार जाए। तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अच्छा, आज के मैच में मारिया, मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे देखने वाले सामीन और नाजरीन हैं उनको जो बता दीजिए कि क्या जो है वो मामलात हैं। कुछ 1-2 टॉपिक्स मैंने रखे हुए हैं, तो फिर मैं वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, मामलात ये है कि अभी जो इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतने के बाद हमारी उम्मीदें तो खत्म हो गई थी। अब पाकिस्तान हैव टू विन दिस मैच, अपने आप को एक पोजीशन में रखने के लिए 5वें नंबर पे, और फिर इंग्लैंड के लिए भी ये मैच जीतना है कि अभी तो ऑलरेडी वो टॉप 8 में ही है, बट उनको भी ये मैच जीतना है अपनी पोजीशन कंफर्म करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्योंकि टॉप 8 टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी
2025 के लिए, जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर चुकी है। 50 ओवर्स में उन्होंने 337 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं। उस वक्त पाकिस्तान की मैं बैटिंग आपने देखी होगी, पाकिस्तान की बॉलिंग जो कंसर्निंग रही है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और उसमें सबसे ज़्यादा लोग शाहीन शाह अफरीदी को ब्लेम कर रहे हैं। मैं उसमें ज़्यादा जो मुझे लगता है दैट इज़ हारिस रऊफ, जिसने 500 से ज़्यादा रन कंसीड किए हैं हारिस रऊफ ने इस वर्ल्ड कप के अंदर, और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स कराए, एक मेडन, 72 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 7.2 की इकॉनमी। हारिस रऊफ 10 ओवर्स 64 रन 3 विकेट्स ली, 6.4 की इकॉनमी। इफ्तिखार अहमद 7 ओवर कराए, 38 रन दिए, 1 विकेट ली, 5.43 की इकॉनमी। मोहम्मद वसीम ने 10 ओवर कराए, वही बात कि 2 मैचेस में बॉलिंग अच्छी थी, आज के मैच में फिर स्ट्रगल किए, 74 रन दिए, 2 विकेटें ली और 7.4 की इकॉनमी। उसके बाद शादाब खान 10 ओवर 57 रन 5.7 की इकॉनमी, कोई विकेट नहीं ले सके। सलमान अली आगा 3 ओवर कराए, 25 रन दिए और 8.3 की इकॉनमी। और इस वक्त पाकिस्तान को 50 ओवर्स में 338 रन बनाने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने जो कैलकुलेशंस की हुई थी, बकौल हमारे जो टीम डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा था, और सब ये कह रहे थे कि हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं कि हमने किस तरह से इंग्लैंड को किस रन रेट से हराना है। तो अब टारगेट आपके सामने है, आपने जो कैलकुलेशंस की हुई थी, आप पहले बैटिंग तो नहीं कर सके, लेकिन आप उन कैलकुलेशंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं आज के मैच के ऊपर, ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम ये टारगेट भी अचीव कर सकती है या नहीं। जी, पाकिस्तान की टीम ये टारगेट अचीव कर सकती है नहीं, मैं इस हवाले से ये ज़रूर बात करूंगा कि चलिए थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ऊपर। जब पाकिस्तान का अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो उसके बजाय, जो हमेशा हमारी बॉलिंग हमारा एक खासा हुआ करती है, लेकिन बॉलिंग की बजाय इस मरतबा हम अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होंगे। और ऐसा ही ज़्यादातर मैचेस में, सब मैचेस में नहीं कहूँगा, हुआ कि ओवरऑल तो हमारी सारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बैटिंग के ऊपर ही हम ज़्यादातर इन्हिसार करते रहे। बॉलिंग ने हमें बहुत हद तक मायूस किया। अब इसमें मेरे लिए जो अजीब बात ये है वो ये है कि ठीक है, मैं एक एक करके सब बॉलर्स पे छोटी छोटी बात करने की कोशिश करूंगा कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में कुछ उन्होंने आउट जरूर किए, लेकिन जो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते थे ना, नई गेंद के साथ आके हाई 140s में वो बॉल करते थे, तेज रफ्तार बॉल, स्विंगिंग यॉर्कर, वो बैट्समैन को लेट करते थे। कोशिश अब भी उन्होंने की, लेकिन उनकी पेस इतनी नीचे आ गई है कि जहां पे 145, 148 तक वो जाते थे नए बॉल के साथ, उस पेस के ऊपर पर नया गेंद खेलना और इतना स्विंग होता हुआ मुश्किल हो जाता है। जब वो आगे 131, 132, 133, तो उस पेस पे फिर आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, बैट्समैन के डिफेंस को आप बीट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा वरिंग साइन था। शाहीन अफरीदी नए गेंद से आउट करते थे, आप उनकी ज्यादातर विकेट्स देख लें वो सब पुरानी गेंद के साथ है, जब बॉल रिवर्स हो रहा है या बैट्समैन स्लॉ करने के लिए जा रहा है। फिर आप हारिस रऊफ पे एज ए बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस वर्ल्ड कप, जिस तरह से उन्होंने मार खाई है, इसमें देखिए हारिस रऊफ, मैं फिर वो बात कहूंगा कि जब तक आप लिस्ट ए क्रिकेट यानी 50 ओवर की क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मुझे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। हारिस रऊफ का क्या था, वही T20 की बॉलिंग वो यहां पर करते रहे, शॉर्ट एंड वाइड, शॉर्ट एंड वाइड, शॉर्ट एंड वाइड, एक गेंद आगे कर दी, 2 पीछे कर दी, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप कर दी, एक पैड्स पे कर दी। तो उनको एक अपनी लेंथ नहीं पता कि इस जब बैटिंग पिचेस आई इंडिया में और अच्छी क्वालिटी ऑपोजिशन आई तो हारिस रऊफ के पास बचने की कोई जगह नहीं थी इस वर्ल्ड कप। उनके पास कोई प्लान नहीं था कि मैंने क्या करना है इस विकेट के ऊपर, वो बिट्स एंड पीसेस में बॉलिंग करते रहे। और मैं हैरान हूं कि यार, मतलब एक बंदे की अपनी भी अकल होती है। आज उन्होंने नया बॉल इस्तेमाल किया, मैं अब भी समझता हूं कि हारिस रऊफ अगर अपने ऊपर मेहनत करें और कोचेज उनके ऊपर मेहनत करें और नए बॉल के साथ अगर ये कंट्रोल ले हैं तो ये बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं नए गेंद के साथ। आज पहले 2 ओवर्स में उनकी 5 से 6 गेंदें इतनी जबरदस्त थी, ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी सी आगे लेंथ थी, गेंद हल्का सा मूव हो रहा था, और 150 पे गेंद हल्का सा भी मूव वो खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है उस लेंथ से। फिर वो कुछ गेंदें अच्छी गिराई उन्होंने, उसके बाद फिर वो अपनी अकल, एक शॉट, एक पैड पे, एक फलानी, फिर वही मार खाने वाली रूटीन पर आ गए। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? वो लॉन्ग फॉर्मेट में बॉलिंग करने से आती है। जब तक आप यानी कटेड शॉट अपने हमारे इन प्लेयर्स की लीग क्रिकेट से जान नहीं छुड़ाएंगे, आपकी क्रिकेट ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, लीग क्रिकेट से आप कैसे जान छुड़ाएंगे? सिर्फ ये नहीं कि आपने कह दिया कि जान छुड़ाएंगे, पैसा लेके आना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपको जो अपने एलीट प्लेयर्स हैं इनको, इनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी मुतारिफ करानी पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसमें इनको बहुत हाईली पेड करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो है वो अपना, जब जब आपकी नेशनल ड्यूटी ना हो आप डोमेस्टिक सीजन खेलें, और साल में 2 लीग्स, एक PSL और उसके अलावा एक और, दैट्स इट, खत्म।
बंद कराएं। शाहीन को देखें यार, वो किस पेस पे गेंद कर रहा है, क्या फायदा, सारा जूस निकाल लिया आपने उसका, सारी लीग्स खिलवा के, 100 उसको खिलवा रहे हैं, एलपीएल उसको खिलवा रहे हैं, बीपीएल उसको खिलवा रहे हैं। जब आपका वर्ल्ड कप आया तो इनका सारा जूस निकल गया, बिल्कुल यानी कि थके टूटे और लाचार नजर आ रहे हैं। फिर वसीम जूनियर अगेन उसने बेहतर बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में, इसको लेट चांस मिला। यही होता है कि आपको श्योरिटी नहीं होती जब आपने सही तरह से अपने बॉलर को चांस नहीं दिया होता, किसको पहले चांस देना है, किसको बाद में चांस देना है। फिर आप टूटे, लूले, लगड़े, लाचार, बेसहारा, मददगार के जनाब उस तरह के स्पिन अटैक के साथ आप गए। एक तरफ नवाज, एक तरफ शादाब, फिर जिस पे आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे उसामा, वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर आपको दिखाई दिया। और आप सोचिए आपका पार्ट टाइम स्पिनर आपका मेन स्पिनर बना हुआ इफ्तिखार अहमद। सो दिस सम्स अप कि आप कहां स्टैंड करते हो अपने स्पिन डिपार्टमेंट में। जो अच्छी टीम्स हैं, स्पेशली इंडिया की मिसाल दूंगा, वो मिडिल ओवर में गेम को ग्रैब करती हैं। वैसे तो ऊपर से भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में भी वो गेम को जाने नहीं देते, स्पिनर्स तगड़े हैं। हमारा ये होता है कि पहले ये होता था कि ऊपर से फास्ट बॉलर आउट करते थे, दरमियान में हल्के थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से भी हल्के हो गए, दरमियान में तो हल्के पहले थे, अब और भी हल्के हो गए। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जेन्युइन क्रिकेटर्स को लेकर आना पड़ेगा, बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर से जान छुड़ानी पड़ेगी, या उनको उनके रोल तक लिमिट करना पड़ेगा। और अच्छा अहमद, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आपने बड़ी अच्छी जो बात की है ना लीग्स वाली, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था वो अभी नवंबर में उसका फाइनल हुआ था, और नवंबर में ही शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे फाइनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसी दिसंबर में आपके पास जो है वो इंग्लैंड आ जाती है। इंग्लैंड आई हुई थी और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान हारिस रऊफ भी पिंडीज टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे। ये दोनों बॉलर इंजर्ड थे, और आपकी जो फरवरी है वहां पर आपका पीएसएल शुरू होना था, और ये दोनों जो बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही पीएसएल की हाइप बनना शुरू हुई, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाहीन भी और हारिस भी लाहौर कलंदर्स के साथ जब वो जा रहे थे, तो तब उनसे लोग पूछ रहे थे कि आप इंजर्ड हैं, आप इंजर्ड हैं, तो आप वो कहते थे नहीं हम इंजर्ड नहीं है, हमें नजर लग गई है और हम जो है वो ठीक होके आ जाएंगे। और फिर आपने उनको देखा, वो बिल्कुल ठीक होकर वो आगे पीएसएल के अंदर उन्होंने अपनी इंजरीज जो हाफ वो उससे जिसे कहते हैं सही तरह से सेहतयाब नहीं हुए थे, और उसी से वो पीएसएल खेले, और फिर देन द साइकिल कंटिन्यूज। तो आपकी अगर प्रायोरिटी ये है कि आप ये अब इंजरी है लेकिन आप पीएसएल की वजह से कह रहे हो कि नहीं हमें जो है नजर लग गई है, तो इस वजह से हम जो है हम आ जाएंगे पीएसएल में। और आपने फिर पीएसएल के पूरे मैचेस खेले, 9 मैचेस वहां पे भी होते हैं, फिर आपने फाइनल भी खेला, 10-11 मैचेस आपने वो खेले, और आप फिर इंजरीज को इसी तरह कैरी करते रहे। और आप आज जो देख लें पाकिस्तान टीम का हाल है। और अहमद, आपने एक और खबर भी आपकी नजरों से शायद गुजरी हो कि हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। तो ये बात शुरू हुई थी कि नेपाल के खिलाफ जो पाकिस्तान का मुल्तान में मैच था, उसमें जो है वो कहा गया, ये कादिर ख्वाजा हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात की थी कि उनकी ये खबर है कि पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ मुल्तान में खेलना था एशिया कप का ओपनिंग मैच, और उसमें कहा यह जा रहा था कि रेस्ट दी जाए आपके मेन बॉलर्स को। और हमारे जो हाई अप्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गांव से मेहमान आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो आपकी बॉलिंग देखनी है, शाहीन, नसीम और हारिस, तो उनकी वजह से आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ ही जाना पड़ेगा। मतलब ये हाल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि पुष्पा गांव के चौधरियों के सामने नाचेगी। अब देखिए बात यह कि जब आप सबसे बड़े जिम्मेदार जो इसमें हैं वो पाकिस्तान, मैं सीधी बात करूंगा, एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने एक राइट का गलत इस्तेमाल करते हुए उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन को हटाया। और हटाने से हुआ क्या, आपने हटाने से क्या हुआ, उस वक्त भी बहुत मिस्टेक्स हो रही थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन हटाना था तो आप इंतजार करते, इलेक्शंस करवाते, सिस्टमैटिक तरीके से हटाते। हुआ क्या, वो माफिया जो पाकिस्तान क्रिकेट पे 2018 तक काबिज था, जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ था, अपने बच्चे, बांजे, भतीजे, रिश्तेदार, पैसे लेके क्रिकेटर्स खिलाना, गंदी विकेटें बनवाना, यानी जो तरह की 2 नंबरी क्रिकेट में हो सकती है, वो फिर काबिज आ गया। यानी जो जिन मसाइल में आप घिरे थे पिछले साल दिसंबर में, आज अगर आप तकरीबन 10 माह या 11 माह का अरसा देखेंगे, आप उससे 3-4 स्टेप्स आगे चले गए। आप यानी आप पीछे से पीछे गए, आपने वो फैसले किए जो और क्रिकेट को पीछे लेकर गए। भाई मैं फिर वो बात कहता हूं कि नजम सेठी साहब का क्या काम है क्रिकेट में, नजम सेठी साहब का क्या काम है क्रिकेट में, क्या कौन सी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करिए, एक पीएसएल, वो तो कॉर्पोरेट लीग है, तो फिर पीएसएल तक हाथ रखे ना, पीसीबी तो नहीं वो चला सकते। उनको ये नहीं पता, उनको नजम सेठी को मैं चैलेंज करता हूं स्केटू टीवी पे, वो ये बता दें
कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल रीजन्स कितनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं, उनको अभी भी नहीं पता। 4 महीने मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब अली आपके ज़का अशरफ साहब आते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है ना सर। उनको ज़का अशरफ को यह पूछ ले आपके आज 11 कौन से खेल रहे हैं। इससे भी बड़ा चैलेंज देता हूं, ये वर्ल्ड कप में ना 11 कौन से खेल रहे हैं, तो वो आपको यह नहीं बता सकेंगे 11 खिलाड़ी कौन से खेल रहे हैं। ये आपके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, ये सब दोस्तियां रिश्तेदारियां अपने जानने वाले। तो ये क्रिकेट आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं कि ये लोग आपकी क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे? हर किसी का अपना मुफाद है। कोई ज़का अशरफ से किसी के मुफादात जुड़े हैं तो वो कहेगा जी वो ज़का अशरफ बहुत अच्छे हैं जी, क्या बात है, वो आएंगे तो क्रिकेट को चेंज कर देंगे। किसी के नजम सेठी साहब के साथ मुफादात जुड़े हैं, वो जी वो आएंगे। तो कोई भी सिस्टम हो सर, उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ये कौन सी हरकत है 4-4 महीने की मैनेजमेंट कमेटी? आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए आप लोगों ने अभी तक? इलेक्शन होते, इलेक्टेड बोर्ड होता, वो प्रॉपर 3 साल के लिए इलेक्ट होता, ताकि पता होता, क्लियरिटी होती। ऐसे मुल्क में टीमें वर्ल्ड कप में जाती हैं। सो प्लेयर्स पे आप सारा गुस्सा निकालते हैं। आप पीसीबी में तो देखिए हरकतें क्या हो रही हैं, क्यों मारिया? बिल्कुल सही आपकी बात। और आमिर, हम जब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंतजाम के ऊपर भी बात की, उन्होंने हर चीज के ऊपर बात की, बट ज़का अशरफ साहब अपना घर तो सीधा करें। उनका बेटा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, लेकिन वहां चला रहा है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ज़का अशरफ साहब, आपकी टीम वहां पे, आपने अपनी टीम को अभी, आपकी टीम 3 मैचेस हारी है, आपने अपनी टीम को डिसऑन कर दिया है और आप जो है वो यहाँ पे आके नई चीजें शुरू कर दी, आपने कॉन्स्पिरेसीज कर ली हैं, आपने नई प्लानिंग शुरू कर दी है, आपने नई लॉबिंग शुरू कर दी है कि कौन सा पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। फिर पुराने लोगों को आप लेकर आना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। हम अमर, मेरा आपसे ये सवाल है कि 1992 का आखिरी वर्ल्ड कप था वनडे का जो हम जीते थे, उसके बाद जितने भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें हर बार पाकिस्तान हारता है। हर बार जब हार के आते हैं तो हम कप्तान चेंज कर देते हैं। अमर, हम ऐसे ही होता है, हम कप्तान चेंज करते हैं और उसके बाद फिर क्या अगले साल हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं? नहीं जीतते हैं। उस कप्तान, वो अगला वर्ल्ड कप आता है, फिर पाकिस्तान टीम वहां पे रहती है और फिर हम वो वर्ल्ड कप चेंज कर देते हैं। अभी 2019 का जो वर्ल्ड कप था, अभी अमर ने बात की कि दोनों, वो वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप सेम है, पोजीशन पाकिस्तान की सेम है, हालात पाकिस्तान की सेम है, लेकिन जो लोग 2019 में खेल रहे थे वो आज टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो लोग अब वापस से पाकिस्तान टीम में आना चाहते हैं कप्तान के रोल में, वाइस कप्तान के रोल में। पाकिस्तान में क्या उनके आने से दोबारा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक एवरेज टीम थी। ये टीम उस टीम से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन क्या है कि क्या हम 2019 वालों को उठा के अब दोबारा लेके आएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि 2027 वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें आप आके पाकिस्तान टीम को परफॉर्म करवाएं? वो हारेंगे हम, फिर हम उनको चेंज करके फिर हम नहीं लेके आ रहे। हर कोई अपनी लॉबी की बात कर रहा है, हर कोई पाकिस्तान, कोई भी मुझे कोई बता दे कि कोई भी ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में सिंसियरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अभी उस दिन वसीम अकरम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जिन लोगों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए वो टीवी पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं और फिर वो कहेंगे कि हमें पाकिस्तान भी खिलाओ। और उसके जवाब में ये कहा गया कि अगर हम डोमेस्टिक खेलें तो क्या हमारे पास गारंटी है कि हम पाकिस्तान टीम खेलेंगे? तो जो 1000-2000 इतने लड़के पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेल रहे हैं अमर, उनके पास गारंटी है कि वो पाकिस्तान खेलेंगे। मुझे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल एक याद आ गई जो इमाद वसीम ने बात की। गारंटी पहले नहीं मांगी जाती, पहले आप जो है वो समंदर में कूदते हैं, तैराकी करके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं आप कैसे तैराक हैं। आप पहले कहते हैं कि मुझे क्या गारंटी है कि मैं तैराकी कर लूंगा तो मुझे। अच्छा, इतना बड़ा सुपरस्टार शोएब अख्तर की मिसाल देता हूं। वो टीम से ड्रॉप हो गए शोएब अख्तर, ठीक है, शोएब अख्तर टीम से ड्रॉप होते हैं और शोएब अख्तर जैसा सुपरस्टार जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो वहां पर परफॉर्म करता है। मैं 2009 की बात कर रहा हूं, वहां पर नेशनल T20 कप भी खेलता है और वहां पर आउट करता है, अपनी फिटनेस को साबित करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है तो सर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के पे लौट कर आएंगे तो और भी बहुत से टॉपिक हैं, आज बहुत रगड़ा लगाना हमने जी। बातचीत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। चलिए आज के प्रोग्राम में जो मजीद हम बात करेंगे वो हम थोड़ी देर तक हम करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सीजन चल रहा है उसमें ज्यादतियों के सिलसिले में K2 TV ने अपने स्पोर्ट्स प्रोग्राम से आवाज उठाने का सिलसिला जारी रखा। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी, उसी सिलसिले में हमने डिफरेंट रीजन को डिस्कस करते रहे। आज के प्रोग्राम में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्वेटा रीजन को और पेशावर रीजन को, कि वहां पर क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं, और इस हवाले से कुछ
फुटेज है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और एक साहब होंगे, उनको हम क्वेटा से हम उनको टेलीफोन लाइन पे भी लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, हम चलते हैं जी, थोड़ी सी पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, चले मारिया हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन ये है सर कि सबसे पहले आपके जितने पुराने ये माफिया बैठे हुए ना पुराने रीजन्स में, इन्होंने 2-2 दहाइयां होगी इनको काम करते हुए, ये सारा फ्रॉड ग्रुप, ठीक है, ठीक है, और फ्रॉड जो है वो, अच्छा मैं फ्रॉड से याद है अपने प्लेयर की बात कर लेते हैं। आज दागे मुफारकत दे के आते साथ ही फखर जबान और एक आउट करा दिया गया है, उन्होंने शायद रिव्यू लिया है, तो देखते हैं कि आयदर ये आउट होता है कि नहीं होता। लेकिन शफीक थे जी आज नहीं क्लिक कर पाए हैं और आउट हो गए पहली गेंद के ऊपर। ओके ठीक है, चले मैं वापस आऊंगा। आपका जो मैं डोमेस्टिक गेम बात कर रहे थे कि आपकी क्रिकेट कैसे ठीक होगी, जितने पुराने बाबे हैं ये सब फ्रॉडी हैं, कोई एक्सेप्शन को मैं एक तरफ करके, इन्होंने दहाइयां लगाई हैं। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि टीवी के प्रोग्राम से मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स, चले क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करके बता दें कि दुनिया कहां जा रही है, ये उसके ऊपर 10 मिनट बात करके दिखा दें। बायोमैकेनिक्स क्या होते हैं, आपकी पावर हिटिंग के ऊपर कोई 5-1 मिनट गुफ्तगू करके दिखा दें। आपकी क्रिकेट की टेक्निकलिटीज जो आजकल के असर हाजिर में, इस पर 10 मिनट बात करके दिखा दें। इनका कट्टा छटा अगर आपके सामने ना अच्छा एमर, और उसके लिए हम उनको K2 टीवी का प्लेटफॉर्म देंगे, हाँ, और वहां पे एमर के साथ बात कर लें इन टॉपिक के ऊपर 10 मिनट। वो जो एमर कह रहे हैं, आपकी जो क्रिकेट है, आपकी जितनी नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से, वो आपकी हम देखना चाहेंगे। मैं आपसे पता पूछूंगा क्या ये बायोमैकेनिक्स क्या होता है, आपकी पावर हिटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट भी वाइट बॉल चल रही है ना, उसमें क्या होती है, आपने टिपिकल 5 इंजरीज जो फास्ट बॉलर्स को होती हैं या बॉलर्स को होती है, मैं उसके बारे से आपको पूछूंगा, प्लेयर्स की पूछूंगा, और उसका हल क्या होता है। यानी आप रीजन को हेड कर रहे हैं ना, और रीजन आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट बाकी जो मुल्क हैं जो कामयाब है वो क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर ये बोल जाए सवाए 1-2 को छोड़ के मेरा नाम आप बदल दें, K2 टीवी के प्रोग्राम से चैलेंज कर रहा हूं, ये बाबों को पता ही नहीं है, ये 1970 की क्रिकेट बच्चों को बताते हैं और वो भी फ्रॉडी है। तो सबसे पहली बात, आपको नए लोग और ईमानदार लोग लाने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर, जो पैसे बनाने के लिए नहीं, जो कि मुल्क का नाम बनाने के लिए और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए यहां पर आए। आपको क्रिकेट बोर्ड में सबसे पहले अपने वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एज एन पैटर्न इन चीफ हटाना पड़ेगा, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपकी क्रिकेट बोर्ड में खत्म हो, चाहे कोई भी हो। ठीक हो गया। और आपको एक ऐसी शख्सियत को पैटर्न इन चीफ बनाना पड़ेगा जो कि पॉलिटिकल बेस के ऊपर डिसीजंस ना ले सके। अच्छा, उसके बाद आपको प्रॉपर एक इलेक्शन, नीचे पहले गंद साफ करना पड़ेगा ताकि हर रीजन में सही लोग हों, और फिर उनके थ्रू इलेक्शन हो, और इलेक्शन होकर अपने अपने रीजन्स के वो हेड बने, और फिर उन रीजन्स की आपको इलेक्शन करवाकर पीसीबी का चेयरमैन जमहूरी तरीके से लाना पड़ेगा, प्रॉपर 3 साल तक उसको कोई हटा ना सके, और जो एक पॉलिसी एज अ क्रिकेट बोर्ड बने, एक जाए तो दूसरा आके उसको कंटिन्यू करे। ये ना हो जो अभी हमारे यहां होता है, एक की डायरेक्शन एक तरफ है जो हमारी सियासी जमातों में भी होता है, और दूसरा आता है वो कहता है टोटली अलग डायरेक्शन में चलता है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता है। सो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को कोचेज लगते हैं यहां पर सियासी बुनियादियों के ऊपर, वो कोचेज पर आके सियासी बुनियादियों के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। ठीक हो गया। फिटनेस ट्रेनर आपके सियासी बुनियादों पर रखते हैं। फील्डिंग का कंसेप्ट आपकी क्रिकेट में कोई नहीं है, फिटनेस का कंसेप्ट आपकी क्रिकेट में कोई नहीं है। उमर अकमल ने इतना मोटा टेढ़े निकाला हुआ और वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, वो कैसे खेल सकता है? जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कहते हैं जी टेढ़े नाल खेलो, इधर इंटरनेशनल क्रिकेट में कहते हैं जी पेट निकला हुआ है, वो ऑपरेशन करा के पेट कम करेगा रातों रात। तो दोस्तों, ये आज एक बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाहर हो गया है, हम इस प्रोग्राम में पीट रहे हैं जो आप अपनी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। मारिया ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हम ये उमर अकमल की बड़ी अच्छी एमर ने बात की, और अभी हम ये बहुत दूर की बात नहीं है, अभी हम जब लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड कप जीता था और ये बीच में कुछ हमने सीरीज जो है वो हारे थे, हम कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो उमर अकमल के लिए बाकायदा लॉबिंग शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान में आपको एक पावर हिटर चाहिए, पाकिस्तान टीम के अंदर लोअर मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, जो कि आपकी और उमर अकमल की पाकिस्तान को जरूरत है। मेरा ये बिलीव है कि आपने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आपके पास मौजूद हैं, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपने ये जो पुराने आजमाए हुए हैं इनकी तरह वापस नहीं जाना है। आपकी क्रिकेट जो है वो आगे आपने बढ़ना है। बहुत सारे लोग अभी ये बात कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, कप्तान को बदलना है, कप्तान को बदलना है। ठीक है, आपने कप्तान बदलना है, आप कप्तान बदलो, लेकिन कप्तान बदलोगे तो टीम के अंदर से बदलोगे। रिजवान को आप कप्तान बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, उसने प्रूव किया हुआ है डोमेस्टिक के अंदर। इसका यह मतलब नहीं है कि आप वापस सरफराज पे जाओगे, आप वापस शान मसूद पे जाओगे, या आप वापस इमाद वसीम पे जाओगे, क्योंकि आपने अब वापस बाहर से लोग लेकर आओगे तो फिर आपकी ये जो टीम बनी हुई है ये भी, इसको भी आप फिर अच्छा मारिया, हम थोड़ा सा इस पे मजीद भी हम आएंगे, मैच को हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने तस्करा किया था कि हम जरूर बात करेंगे। देखें,
हम आज बात कर रहे हैं जी डोमेस्टिक सीजन में। मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं छोड़ूंगा नहीं, ये जो फ्रॉडी है ना ये बच नहीं सकते इस प्रोग्राम में। मैं पूरा जी ये पर्चा लेकर आया हूं, ये फर्रा लेकर आया हूं, मैंने पूरी डिटेल इस फर्रे में लिखी हुई है। तो मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके इनकी इज्जत अफजाई शुरू करता हूं। अच्छा जी, आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं कोयटा रीजन का। ठीक है, कोयटा रीजन में क्या बेईमानी, फ्रॉड, दो नंबरियां करते रहे। सबसे पहले आपका जो अब जो इस डोमेस्टिक सीजन में जो सिलेक्शन में मेन किरदार होता है वो आपके हेड कोच का होता है। हेड कोच के साथ जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसके साइन होते हैं टीम के ऊपर, वो होते हैं आपके रीजन के जो प्रेसिडेंट होते हैं। तो कोयटा रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं जी वो मुराद इस्माइल साहब हैं और सेक्रेटरी जो इनके हैं वो मालिक साहब हैं। आइए मैं आपकी इज्जत अफजाई करूं। अच्छा, मोहम्मद जुनैद एक बड़ा जबरदस्त टैलेंटेड ऑलराउंड प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग भी करता है। ये कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेला हुआ है। ये पोटेंशियली बहुत कमाल का प्लेयर है, हार्ड हिटिंग करता है, बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया गया। ये कुछ महीने तक पाकिस्तान शाहीन्स का भी हिस्सा था और उसके बाद माशाल्लाह से क्या किया कोयटा रीजन ने इसके साथ। कोयटा रीजन इसको 30 खिलाड़ियों में भी सिलेक्ट नहीं करता अपने रीजन के लिए, एक मोहम्मद जुनैद को। अच्छा, जुनैद कौन है जी? जिसने अभी पिछले साल पाकिस्तान कप में 11 मैचेस में 23 विकेट हासिल की थी और वो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर था टूर्नामेंट का, जिसमें इसके अलावा उसने 190 रन भी बनाए थे, जिसमें उसकी 87 रन की हाईएस्ट इनिंग्स थी। अच्छा, ये होगा मोहम्मद जुनैद, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, बड़ा जबरदस्त टैलेंट और कोयटा की सियासत की भीड़ चढ़ा। शेम ऑन यू कोयटा क्रिकेट एसोसिएशन, शेम ऑन यू। अच्छा, उसके बाद दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन हिदायतुल्लाह, ये जो यंग पाकिस्तान की पाथवे क्रिकेट से आया, पाकिस्तान अंडर 17, पाकिस्तान अंडर 19, जो यंग विकेट कीपर है, वन ऑफ द बेस्ट। इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल जो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हुई उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग था। इसको भी जो है वो इग्नोर किया गया कोयटा रीजन की तरफ से, साइडलाइन किया गया, सियासत खेली गई इस बच्चे के साथ। अच्छा जी, और अपने सिफारिशियों को उन्होंने लाया गया। अब मैं इससे आगे चीज को जोड़ता हूं। इसके बाद जनाब अली ये होता है कि कोयटा के पहले पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मार्च तक जिसमें शोएब खान शामिल थे, उसको लीड कर रहे थे हारून रशीद साहब। उसके अलावा उसमें शाहिद नजीर थे, अरशद खान थे, 3-4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी थी। उस सिलेक्शन कमेटी ने आके पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की। उस टीम का फायदा यह हुआ कि उस टीम ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया, सारे मैचेस हराए। लेकिन जो ही रिजीम चेंज हुआ उसके बाद अगली पार्टी आई जक्का अशरफ, उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने अगले बंदों को लेकर आए, सिलेक्शन कमेटी चेंज की, जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आगे क्या होता है? वो सिलेक्शन कमेटी लेके आए जो 2022 में जिन्होंने टीम सिलेक्ट की थी, तो बांग्लादेश ने हमें हरा दिया था हमारे घर में आके, और अब श्रीलंका ने भी हमें सीरीज हराई आके हमारे घर में। तो ये है वो फ्रॉडिये। और जो शोएब खान जो कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी हैं, वाइड कोयटा के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान से लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि अब सिलेक्टर थे, उनकी बेहतरीन एक ईमानदार आदमी है, उनको हटाकर लॉबिंग करने वाले कोयटा के बंदे सनाउल्लाह को उन्होंने सिलेक्टर लगा लिया, जिसने ना कोई क्रिकेट खेली है ना उसके कोई क्रेडेंशियल्स हैं, और उसी ने लॉबिंग करके ये सारी सिलेक्शन में गंद गोला है कोयटा के रीजन में। शेम ऑन यू। मैं बात करूंगा ये जो शेम ऑन यू मुराद इस्माइल साहब, शेम ऑन यू मालिक साहब, एंड शेम ऑन यू सनाउल्लाह साहब। आप पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर काला धब्बा है। आप पाकिस्तान की क्रिकेट के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आप कोयटा के बच्चों का क्रिकेट का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आप लोग इस मुल्क के क्रिकेट के गद्दार हैं और यह लेबल लगना चाहिए। जब तक हम इस तरह के करप्ट लोगों के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा मुल्क सीधा नहीं होगा। ये मुल्क की क्रिकेट खा गए ऐसे लोग, और ऐसी काली बेड़े एक रीजन में नहीं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हर रीजन में मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करूंगा उस्मान तारिक की। आई होप उसके ऊपर एक वीडियो पैकेज भी है, साथ साथ फुटेज भी चल जाएगा, हमने अपने प्रोड्यूसर से शेयर कर दिया था। उस्मान तारिक जी जिनका ताल्लुक पेशावर रीजन से है। केपीके, जब पूरे केपीके की एक टीम थी, उस्मान तारिक जो है तब उनको मौका मिल रहा था ग्रेड 2 से, बहुत सेकंड 11 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस थी। और वो मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि 3 से 4 किस्म की वैरायटी अपने फिंगर से करते हैं, फिर कहते हैं हमें मिस्ट्री स्पिनर नहीं मिलता। वर्ल्ड कप में आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हमारे पास ऑर्डिनरी स्पिनर है, आप अपने मुल्क में मिस्ट्री स्पिनर के साथ क्या कर रहे हो? उस्मान तारिक परफॉर्म करता जाता है, सारे कहते हैं ये आउटस्टैंडिंग स्पिनर है। आपने क्या किया कि पूरे केपीके में तो वो खेलता है, लेकिन जब पेशावर का रीजन की अलग टीम बनती है, आप उसको पूरे 4 डे में नहीं खिलाते हो। आप उसको लालच देते हो कि जी आपको हम 4 डे नहीं खिला रहे, आपको व्हाइट बॉल गेम्स खिलाएंगे। और सितम जरीफी देखिए कि इतना बड़ा परफॉर्मर
उमर इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट, जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी पाकिस्तान कब शुरू हुआ उसको एक मैच भी नहीं दिया गया है। सो शेम ऑन यू पेशावर क्रिकेट रीजन, आप पे भी, यानी कि आप लोग इस तरह टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी गंदी मछली आप लोगों ने बिठाई हुई है तो क्या होगा। खैर मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूं, और जो हमने बात की, आई एम सॉरी फॉर द हार्ड वर्ड्स, लेकिन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यार दिल हमारा दुखता है, जलता है। हम देखते हैं कि जब ये क्रिकेटर्स धूप, गर्मी, छांव, सर्दी, बारिश में मेहनत करते हैं, अपने किट बैग घसीटते हुए ये मेहनत करते हैं सारा साल, उसके बाद परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये आप सिला दे रहे हो उनको। सो हम थोड़ी देर में असफंद यार साहब उनको भी टेलीफोन लाइन पे लेंगे, तो प्रोड्यूसर साहब जब आप उनको लाइन पे ले लें तो मुझे बता दीजिएगा। मारिया क्या कहेंगी? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ अमर कि हम जब पिछला बोर्ड था, मैं एहसान मानी साहब का जिक्र करूंगी, उस वक्त हमने एक 6 टीमों पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया, हमारे क्रिकेटर उसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन क्योंकि मैंने रीजनल क्रिकेट को उससे पहले इतना ज़्यादा कवर नहीं किया था, जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने उसको उतना ज़्यादा कवर नहीं किया था, मेरे कैरियर का स्टार्ट था। लेकिन मैंने स्टार्ट किया है 6 टीम के स्ट्रक्चर से, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती थी अमर, बट मुझे लग रहा है कि रीजनल और डिपार्टमेंटल ये जो क्रिकेट है इसमें ज्यादा खामियां हैं बजाय इसके कि वो 6 टीमों वाले में होती है, और उसको प्रॉपर टाइम दिया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। आपसे पूछूंगी अमर कि वाज़न्ट इट द बेस्ट 6 टीम वाला या अभी ये वाला? देखिए मैं इस पे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं इस पे बड़े शौक से बात करता हूँ। गुज़िश्ता मुझे इसको फॉलो करते हुए 2 दहाइयां करीब करीब होने वाली हैं। मसला स्ट्रक्चर का मारिया नहीं है, मसला चलाने वाले लोगों का है। उस 6 टीम में फायदा क्या था मैं आपको बताता हूं। उसमें फायदा सिर्फ ये था कि उस वक्त जो मैनेजमेंट आई थी उसने पुराने जितने पापी थे वो फारिग कर दिए, ठीक हो गया। yes. उसका फायदा ये हुआ था कि पुराने लोग फारिग कर दिए थे, जिसकी वजह से वो माफिया निकल गया था। सिफारिश उसमें भी चल रही थी लेकिन उसका लेवल कम था। ठीक है, और थोड़े क्रीम खिल रही थी पाकिस्तान की सारी, तो वो आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर थी। मसाइल उसमें भी बहुत सारे थे। ये जो सिस्टम है ना, पोटेंशियली ये बेहतर सिस्टम है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। लेकिन ये पोटेंशियली तब बेहतर होगा जब आपके चलाने वाले लोग ठीक होंगे। समझ रहे हैं? यहां पे चूंकि चलाने वाले लोग ठीक नहीं है, इसलिए इस सिस्टम का ज्यादा नुकसान हो रहा है फायदे के बजाय। क्यों? ज्यादा टीमें उतनी ज्यादा सिफारिश, उतनी ज्यादा सिफारिश उतने सिफारिशी प्लेयर, उतने सिफारिशी प्लेयर, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दम करके नीचे आके। अच्छा, इसमें अमर एक ये गलती तो ये तो नहीं है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो जो पुराने पापी, जिस तरह से आपने कहा, दे वर आउट ऑफ द सिस्टम फॉर लाइक 4 years, उनको आपने बाहर निकाला होगा, उन्होंने पैसे दोबारा कमाने के लिए वापस आए। वापस यही तो हुआ है, वो पुराने पापी वापस आए और गंद आया है सिस्टम के अंदर। हमारे साथ असफंद यार आ गए हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी असफंद यार हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, कोयटा क्रिकेट से, वहां से कोयटा क्रिकेट के हालात को बखूबी जानते हैं। असफंद यार आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो असफंद यार, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं आपको। जी थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, अगर थोड़ा सा हमारा स्टूडियो में भी आवाज बढ़ जाए और आप भी थोड़ा ऊंचा बोलें। असफंद यार कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अभी आवाज सही है? जी आप ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज है। सो असफंद यार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि किस तरह से कोयटा रीजन, जैसे ओवरऑल पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन में एक सिफारिश का बाजार सरगर्म है, उसी तरह कोयटा रीजन भी पीछे नहीं। मोहम्मद जुनैद के साथ जो ज्यादती हुई, हिदायतुल्लाह के साथ जो ज्यादती हुई, और लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, क्या चल रहा है कोयटा रीजन में? जी अमर भाई, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अभी अगर हम जुनैद की बात करें तो इसने लास्ट टाइम पाकिस्तान शाहीन टीम में था, और उसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 23 विकेट इसने लिए थे और उसी तरह 190 रन बनाए थे। इसी तरह हिदायतुल्लाह पासवे प्लेयर है और अंडर 16 से क्रिकेट खेलता आ रहा है, मतलब ग्रोथ का टाइम दे रहा है। और उसी के साथ साथ और प्लेयर्स भी है, जैसे आज इकरामुल्लाह, में शौक हुआ, इकरामुल्लाह आज 30 स्क्वाड में भी नहीं था अंडर 19 के, जिसने 581 रन बनाए, जिसके 200 थे और 350। इसी के साथ इसने 16 विकेट्स भी लिए थे, वो भी पांचवे प्लेयर है। लेकिन बदकिस्मती से अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें तो वो फ्यूचर स्टार से खेलता है, और उसके साथ जो हमारे दूसरे इस वक्त जो रीजन को चला रहे हैं या हमारे जो सिलेक्टर हजरात है, वो उसको लाइक नहीं करते। तो इस बेस पे ये सिफारिश मतलब जो रिवायत है इन्होंने बरकरार रखा है। अच्छा असफंद यार, मुझे ये बताएं कि सिफारिश जो है वो करता कौन है और सिफारिश को कबूल कौन कर रहा है कोयटा रीजन में?
सर इस वक्त हम अगर आप शोएब खान की बात करें तो वो सिलेक्टर भी था और उसने वो हेड कोच भी था। अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल द ओनली प्लेयर है बलूचिस्तान से, उसको हटा के अब सनाउल्लाह बलोच वो सिलेक्टर है, और उसने पता नहीं क्यों आवाज नहीं उठाई ना इकराम के लिए। उसको चाहिए था कि वो इकराम के लिए आवाज उठाता, उसको लेता अपने 30 स्क्वाड में। अगर इकराम 581 रन करे और 16 विकेट्स लिए, उसके बाद बावजूद सनाउल्लाह बलोच बलूचिस्तान से हो के इसके लिए आवाज ना उठाए, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड न्यूज फॉर अस। वैसे तो यहाँ पर बुरान चल रहा है बलूचिस्तान क्रिकेट में, और इसी तरह अगर चलता रहा तो ये कोलैप्स होगा, बलूचिस्तान क्रिकेट और पीछे जाएगा। असमत यार, ये आपसे जानना चाहूंगा, इस सनाउल्लाह बलोच के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये ना खुद कोई खास क्रिकेट खेले हुए हैं, ना क्रिकेट से उस तरह का लेना देना, और ये अपने ताल्लुकात और सिफारिश लड़ाकर जो है ये सिलेक्टर बन गए हैं। तो अगर ये खुद सिफारिश पे आए हैं तो ये फिर कैसे किसी हकदार बच्चे के लिए आवाज उठाएंगे? जी सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर वोट के लिए लोग काम करते हैं, मतलब वोट के लिए प्लेयर्स को खिलाता है, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को, और जो प्लेयर्स ग्राउंड को टाइम दे रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं। कुछ वोट्स के लिए अभी अगर बात किया करें तो कबीर राज जिन्होंने 3 विकेट्स लिए थे और वो अपने उस टीम में मौजूद है। इसी तरह लोगों ने 35 विकेट्स लिए थे, ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 35 विकेट्स लिए हैं, उसको इग्नोर किया। इसी तरह और प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने रन भी नहीं बनाए, मैं मतलब उसको लेके वो बोलते हैं कि हम ओपनिंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ वो वोट्स के खातिर ये लोग खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है असमत यार। चलें असमत यार, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सो ये दोस्तों बैक टू द टॉपिक के, ये हम आज कोयटा रीजन की बात कर रहे थे और कोयटा रीजन के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। असमत यार ये जो कोयटा क्रिकेट के हवाले से हमें आगाही दे रहे थे, यही मामला घर घर की हर रीजन में है कि जी वोटिंग का चक्कर है कि जो उनके हामी क्लब्स होते हैं उनके लड़के खेल जाते हैं, जो उनके हामी क्लब्स नहीं होते हैं, वोट का चक्कर होता है तो वो क्लब्स नहीं खेलते हैं। और हाँ जी, अच्छा दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, तो थोड़ी देर पहले फखर जमान भी आउट हो गए हैं और डेविड विली ने दोनों विकेट हासिल की हैं। स्विंग बॉलर हैं और दोनों को हमारे ओपनर्स को विकेट उन्होंने हासिल की है। तो अब्दुल्ला शफीक बगैर को रन बनाए और फखर जमान 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। बाबर और रिजवान विकेट पर मौजूद हैं। सो एक और जिम्मेदारी, मेरा ये ख्याल है कि बाबर और रिजवान दोनों अगर यहां से वर्ल्ड कप का अगर सफर खत्म हो गया, ओके ठीक है, लेकिन यहां पे दोनों बड़ी इनिंग्स खेलें और बेहतरीन तरह की इनिंग्स खेलें, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक अच्छे एंड पे इस टूर्नामेंट को एंड करेंगे। दोस्तों ब्रेक की तरफ चलना है, लौट के आते हैं तो बाकी बात करेंगे। वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि खिलाड़ियों के लिए हकीकी आवाज़ है, खिलाड़ियों की आवाज़ बनता है। और यही वजह, आप यकीन मानिए कि जब से हमने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करना शुरू की है, बहुत लड़कों ने मुझसे रब्ता किया है और वो अपनी अपनी बात करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादती ही उस मैार पे जाकर हो रही है और इतनी ज़्यादा हो रही है कि शायद उस पर बात करना जो है वो जितनी बात की चाहे उतना कम है। और अमर, हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, वरना बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब साथी लोग हैं जो जिनसे अगर कोई क्रिकेटर यूँ रब्ता भी करेगा ना तो वो बजाय इसके कि वो उसकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन उससे बदले में उसने उनको कुछ चाहिए भी। हाँ, ये भी बड़ा मसला हमारे यहाँ ना, जो बहुत सारे और मीडिया हाउसेस हैं वो या तो उनमें जो लोग हैं वो कहते हैं मुझे क्या दोगे, तो ठीक है हम तब बोलेंगे, या फिर उनको लाइमलाइट चाहिए, वो नेशनल टीम पे ही बात करना चाहते हैं, टॉप जो कंट्रोवर्सीज पे बात करना चाहते हैं, वो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। लेकिन जो ये आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है या ग्रास रूट क्रिकेट होती है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो मैं इस पे हैरान हूँ कि ये असल में पता क्या मार गया, ये जो टॉपिक होता है ना, आपकी जो नेशनल टीम होती है ये सबसे इजी होता है। उसमें जो 11 खेल रहे होते हैं या 15 का स्क्वाड होता है वो सबको पता होता है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी पता होती हैं, फिंगर टिप्स पे याद होती हैं। मुश्किल उसमें लाइमलाइट भी ज्यादा है, उसमें पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है, ठीक है, और आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, आपके पास मेहनत भी कम है, ठीक है। ये जो आपकी ग्रास रूट क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट और उससे भी मुश्किल ग्रास रूट क्रिकेट, ये मुश्किल भी है, इसमें पॉपुलैरिटी भी कम है, इसमें मेहनत भी ज्यादा है, इसलिए लोग भागते हैं। ये K2 टीवी का तुर्रा इम्तियाज है कि K2 टीवी जो है वो, और हमें पता है कि हम अगर ज़का अशरफ के बारे में क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमारे ऑनर्स को फोन आ भी गया तो कोई मसला नहीं है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा खैर, क्योंकि हम फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम तो, हमारा काम तो मेरिट पर है, हमारे लिए कोई
यानी आंखों का तारा नहीं, चाहे वो नजम सेठी हैं, वो रमीज राजा हैं, वो ज़का अशरफ, कोई भी आ जाए, आज आप काम ठीक करना शुरू कर दें, हम ही इसी प्लेटफॉर्म से आपकी तारीफ करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपकी हक में बात करेंगे। और पहले अच्छा पता क्या होता है, यानी क्रिकेट एक ये कैसे हो सकता है, मतलब आप ये है वो चने की रेडी लगाती हूँ और आपको कहते हैं पीसीबी के आगे इदारा चलाओ, यानी ज़का अशरफ साहब तो एक बिजनेसमैन है, शुगर ठीक हो गया, शुगर मिल्स, तो उनका क्रिकेट चलाने यानी ऑर्गेनाइज करने से क्या ताल्लुक है? क्रिकेट ऑर्गेनाइजर तो होता है ना कि यानी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी आती है इसको, ये क्रिकेट ऑर्गेनाइज करेगा, ये आएगा, इसको एक्सपीरियंस है क्रिकेट चलाने का, या एक और चीज भी दुनिया में होती है, इसको कोई इदारा चलाने का, यानी कि इस लेवल की कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चलाने का है, वो है, या उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, तो उनके क्या है? अच्छा, उनके पास तो डिग्री भी पूरी प्रॉपर नहीं है। मुझे समझ नहीं लगती पाकिस्तान के एक इदारा था ZTBL के सरबराह कैसे रहे हैं ये, मैं इस पे भी हैरान हूं, डिग्री भी नहीं है उनके पास। अच्छा, नजम सेठी साहब एक सहाफी हैं, तो आपका क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने से चलाने से क्या ताल्लुक है? जब आपको पता ही नहीं क्रिकेट ऑर्गेनाइज कैसे होती है, तो फिर आप जो है वो आप कैसे करेंगे, मामला कैसे चलेगा? अच्छा, लोग कहते हैं नजम सेठी ने चला दी क्रिकेट, वो जो PSL चलाई, और नजम सेठी ने सिर्फ ऊपर आशीर्वाद रखा था। बात यह कि नजम सेठी को तो क्रिकेट का नहीं पता, वो जो क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त के लोग थे, सलमान सरवर भट्ट वाला, जिनका ये बेबी चाइल्ड था, ये जिन्होंने इस पे मेहनत की बाकायदा, बाद में जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने मेहनत की, जिन्होंने चलाया। नजम सेठी ने कोई मतलब कोई टीमों की जर्सियां तो नहीं सी के दी कि भाई इस तरह से होगा, ये होगा, फलाना होगा। और ये लीग कराना बहुत आसान है, दुनिया में मॉडल्स चल रहे हैं आपके, आप काम के लोग हायर कर लें, लीग चल जाती है। मुश्किल होता है इदारा चलाना, पीसीबी चलाना, ये मुश्किल होता है कि क्रिकेट कैसे ऑर्गेनाइज करानी है, पिचेस कैसे ठीक रखनी है, अंपायर्स के इंतखाब कैसे ठीक करना है, स्कोरर्स के इंतखाब कैसे ठीक करना है, आपके मैच रेफरीज के इंतखाब कैसे ठीक करना है, मैच फैसिलिटीज के इंतखाब कौन से ठीक करना है, किस मौसम में कहां पे जो है वो आपकी क्रिकेट करानी है, डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह प्लान करनी है, होम एंड अवे बेसिस के ऊपर प्लान करनी है। माशाल्लाह से आपने जो आपका पाकिस्तान का आप करा रहे हैं, वो दुनिया में कहां मारिया कितना स्कोर हो रहा है, कोई 400 कर रहा है, कोई 350 कर रहा है। आपने पाकिस्तान कप अभी जो आपका वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, वो सारे उन जगहों पे कराया जहां सर्दी पड़ती है और जहां पर बैटिंग करना स्पेशली पहली इनिंग्स में या पहले 1-2 घंटे में मुश्किल है, जहां पे ठीक है पिंडी रीजन में, यानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, KRL पिंडी जो ग्राउंड शोएब अख्तर स्टेडियम KRL पिंडी, उसमें मैचेस हो रहे हैं, आपके मैचेस एबटाबाद में हो रहे हैं, आपके मैचेस मीरपुर में, सारी ठंडे इलाकों में, यानी कि यार सर्दी पड़ती है, ताकि शुरू में पहली इनिंग्स वाला तो सिर्फ गेंद ही बचाता रहे। मतलब वो ये तो नहीं सोच रहे अमर के ठंडे इलाकों में वो उनको खिलाएंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा, जैसे सबने क्रिकेट में ठंड रखी हुई है, इसी तरह ठंडे इलाकों का इन्होंने जो इंतखाब किया मार गया। तो अब मुझे बताया बंदा क्या करे? बंदा कुछ ना करे, बंदा हम तो उसी तरह सवाल उठाते रहेंगे, और जब तक इनकी जो है क्या उसको कहते हैं आंखें नहीं खुलती तब तक। लेकिन वक्त आएगा हम लोग भी चुप हो जाएंगे, फिर हमारे और लोग आ जाएंगे, लोग क्रिटिसिज्म। लेकिन मसला यह है कि सिस्टम ठीक होगा तो सारी चीजें चलेंगी। अगर हम कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेटर है बाकी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे, लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब जो है बाकियों के लेवल पे आता जा रहा है, बजाय इसके कि थोड़ा ऊपर जाए, अपना लेवल अप करे। आपके अंदर आप पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिक्स है, मैं हैरान हूं कि ICC ने पाकिस्तान को सस्पेंड नहीं किया है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले हैं बड़े चलाक हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वालों ने ना जज्बात में आके एकदम ही जो है ना वो पूरा पहाड़ ही गिरा दिया उन्होंने, कि जी पूरा बोर्ड फारिग कर दिया। ये छोटी छोटी सुइयां चुपोते रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी चोरी कर दी, इधर थोड़ी चोरी कर दी, नीचे लेवल पे चोरी कर दी, वो हाईलाइट नहीं होती हैं। यानी अगर ये माशाल्लाह से ये स्टेप लेने के पूरा क्रिकेट बोर्ड फारिग कर दिया आपका स्पोर्ट्स। नहीं, क्रिकेट बोर्ड नहीं फारिग होना है अमर, होगा कप्तान फारिग। अच्छा, वैसे मेरा ना बड़ा ऑनेस्ट मशवरा है, वो कप्तान मारिया मेरा ऑनेस्ट मशवरा है। देखें, बाबर आजम क्यों अपनी क्रिकेट को खराब करे, ठीक है, बाबर आजम क्यों अपनी क्रिकेट को खराब करे? देखें, ये बात यह है कि बाबर आजम जो है वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करे, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है इस टूर्नामेंट में, कप्तानी का भी प्रेशर होता है, टीम भी अच्छा नहीं कर रही है, तो क्यों वो अपनी क्रिकेट को खराब करे? आप किसी और को कप्तान बनाएं, ठीक है, वो अपनी बैटिंग फोर्स को। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किसी और को कप्तान बनाएं, बट इन्हीं लोगों में से आप बाहर से लोग मत लेकर आओ। आप सिर्फ फराज अहमद को लेकर आओ, डू यू थिंक कि वो 2027 तक कप्तानी कर सकते हैं? मारिया कि कप्तान उसको में से जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो टीम के परमानेंट मेंबर भी हैं, ठीक है ना, और अच्छे लोग भी हैं, एज अ गुड पीपल भी रिगार्ड पॉजिटिव पीपल है। T20 में आप यंग बनाते हैं, T20 में दुनिया यंग बनाती है, उसमें सब अपने जो प्लेयर्स को फारिग करें, आप यंगस्टर की टीम बनाएं जो दुनिया का तरीकाकार है। जैसे आप शाहीन को बिठाएं T20 में, आप बाबर आजम को भी रेस्ट करवाएं। देखें,
पॉइंट इज दैट आप बाबर को या इनको कभी कभी खिलाएं, आप इनको क्यों रगड़ रहे हैं इस फॉर्मेट के अच्छा अंदर? अमर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं ये कहती हूँ कि यू कैन क्वेश्चन बाबर आजम एज अ कैप्टन। हाँ। आप उसकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो अच्छा कप्तान नहीं है, उसने कप्तानी नहीं की है, उससे कप्तानी हो नहीं रही है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यू कांट से कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। नहीं, जगह तो बिल्कुल बनती है। देयर उसकी आर बिल्कुल बनती है। पीपल अमर जो ये बात कर रहे नहीं, हैं वो कि तो बाबर एजेंडा और है, रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती। वो तो एजेंडा है, वो तो उस एजेंडा पे तो हम जाएंगे नहीं, वो तो। और थोड़ा वक्त कम रह गया हमारी, अगर कुछ और बात है करने को, कुछ हमने न्यूज तो सारी कवर कर ली है। बिल्कुल जी, हमने सारी न्यूज कवर करी है। एक छोटी सी अपडेट है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप जो 2024 का है क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान टीम सऊदीया में पहुंच चुकी है। सो आज पाकिस्तान टीम पहुंची सऊदीया में, 3 दिन पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे प्रैक्टिस की पाकिस्तान में। अब वो पहुंचे हैं सऊदी अरब में, उनका मैच है क्वालिफाइंग राउंड। उसके बाद वो खेलकर दोबारा से 16 नवंबर को ये मैच है, वो खेलने के बाद पाकिस्तान टीम दोबारा वापस आएगी और यहाँ पर वो जो है उन्होंने अजरबैजान के साथ जो है वो एक मैच खेलना है 21 नवंबर को। पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली जो है वो आ रहा है और लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम ने पहला मैच तो अच्छा खेला है, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और कुछ कैटेगरीज रिन्यू हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो PSL के प्लेयर्स हैं उनकी भी, वो हम क्योंकि लंबा टॉपिक है तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक रिटेंशंस भी अनाउंस हो चुकी होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि कौन से प्लेयर को इस कैटेगरी में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या टीम जिसको भी रिटेन करती हैं वो फिर हम अगले प्रोग्राम में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, रिटेंशन पे भी बात करेंगे दोस्तों। और ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है स्पोर्ट्स मैक आपको पसंद आया होगा और वक्त हुआ चाहता है कि अब आपसे इजाजत ली जाए इस प्रोग्राम में जी। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अहमद नजीब और मारिया राजपूत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।